अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। आज वर्चुअल वीडियो हम कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। ऐसा लगता है कि कर्फ्यू का समा है। इस्लामाबाद में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और वजह है एससीओ समिट जो आज पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मामला आज का होने वाला जो एहतजाज मौखर हुआ था, जिस गारंटी के ऊपर मौखर हुआ था, वो गारंटी नहीं पूरी की गई और एक बार फिर पीटीआई के साथ, पीटीआई क़यादत के साथ वादा खिलाफी हो गई, हाथ हो गया। क्या कहानी है? क्यों डॉक्टर आसिम बार बार अडयाला जेल के बाहर जाते रहे, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था कि पिम्स के डॉक्टर की टीम जाएगी, वो भी नहीं जा सकी है और क्या वजह बनी है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुला लिया गया है, यानी परसों ये इजलास बुलाया गया है और इसका मकसद आईनी तरमीम करना है। क्या बंदे पूरे हो चुके हैं? इस हवाले से भी तफसीली डिस्कस करेंगे और ये इजलास क्यों जल्दी बुलाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। कल रात ये फैसला हुआ था कि नहीं, उनको पीटीआई एहतजाज नहीं करेगी और हुकूमत ने उनकी बात मान ली या मुतालबा मान लिया। ये ऐलान बैरिस्टर गौहर की तरफ से किया गया था। हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं आई थी, लेकिन पीटीआई ये दावा कर रही थी कि ये उनको इजाज़त मिल गई है। और आज डॉक्टर आसिम इमरान खान के ज़ाती मालिक जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत खानम अस्पताल के, वो वहां पर गए और उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली इमरान खान से मुलाकात की। जुबैर साहब, ये हुआ क्या है? एक बार फिर जो पहले भी लॉलीपॉप दिया जाता रहा, अगेन ये लॉलीपॉप साबित हुआ है। क्या क्या कहानी है, अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, अब तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है रिज़वान साहब। सबसे पहले तो आपने जिस तरह आगाज़ में भी कहा कि वर्चुअल हम आज कर रहे हैं और मजबूरी है। एक शहर में रहते हुए हम एक-दूसरे के साथ एक एक ऐसे मकाम के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके कि जहाँ पर बैठकर व्लॉग किया जा सके। तो मजबूरन हमने वर्चुअल ही ये एक तरह से, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त वर्चुअल पार्टी चला रही है, तो हमने कहा चलें आज फिर वर्चुअल तरीके से ही अपना प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी तेजी के साथ हो रही है कि बीच में नागा नहीं किया जा सकता। अगर नागा करेंगे तो फिर हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी बुरा मनाते हैं। बल्कि हम तो इतवार की छुट्टी किया करते थे, तो उसके ऊपर भी एतराज़ आ जाता था कि इतवार की छुट्टी ना करें। तो इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है। मैंने कोशिश की कि तकरीबन 3-4 घंटे मैं गाड़ी में ही रहा और कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अपने ऑफ़िस की तरफ पहुँच सकूँ, लेकिन सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है और जो इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक है, उस हवाले से भी लोगों को आगाह करना ये ज़रूरी है कि अगर इन 2 दिनों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की कोई शहरी है, अगर आपके कोई देखने वाले या जानने वाले भी देख रहे हैं, तो उनको भी ये बता दें और ये दुआ करें कि इमरजेंसी ना हो, क्योंकि कोई भी रास्ता जो ट्रैफ़िक पुलिस ने कोई जो रूट दिया हुआ है, उसके ऊपर वो कोई खुला नहीं है, बल्कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है और पूरे शहर के ऊपर एक तरह से कब्ज़ा है। और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक होगी तो उसमें कोई आम मूवमेंट आसानी के साथ नहीं की जा सकती है। बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो यकीन दहानियाँ थी, रिज़वान साहब कल रात ही ये मामला जो है वो बड़ा डाउटफुल हो चुका था, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो यकीन दहानी थी, उन्होंने सिर्फ़ डॉक्टर्स जो पिम्स के मेडिकल बोर्ड हैं, उनसे मुआयना करवाने की यकीन दहानी या पेशकश आप कह लें कि की थी। उसके बाद जब मुख्तलिफ इजलास हुए, उस इजलासों के अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने इसको एक अपनी फतह के तौर पर कहा और कहा कि हमें इससे बैक ऑफ कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बैक ऑफ कॉल ऑफ करना जलसे से या एहतजाज से ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए कि उनके ज़ाती मुआलिज को अगर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो फिर इस सारे मामले के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अब तो ये वाज़ेह हो चुका है। क्योंकि अगर ये सारा मामला जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था, इमेज बिल्डिंग की जा रही थी कि इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हो रहा है, तो अगर इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा इस सारे मामले में शामिल थी, तो ज़ाती मुआलिज भी उनकी मुलाकात कर लेते और उसके बाद वो बाहर आकर उनकी सेहत के मुतालिक ही बात करते। जिस तरीके से माज़ी में जब भी उनके ज़ाती मुआलिज मुआयना करने गए हैं, तो उन्होंने कोई भी सियासी बात नहीं की। वो उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट से लेकर उनके तमाम डेली रूटीन से मुतालिक और उनके जो दीगर टेस्ट हैं, उससे मुतालिक उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी है। तो अगर उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, तो फिर तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और उसी शकूक व शुबहात की वजह से आज इमरान खान साहब की जो साबका अहलिया हैं, जमायमा खान, जो उनकी बच्चों की कासिम और सुलेमान की वालिदा भी हैं, उन्होंने भी बिलाखिर जो है वो आज ट्वीट कर दी है, क्योंकि अब 12 दिन अब गुजर चुके हैं कि इमरान खान की खैरियत से मुतालिक किसी को इल्म नहीं है।
अगर किसी को इल्म है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब को और मोहसिन नकवी साहब को है। उनकी बात के ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है, ये मामला बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। गुज़िश्ता रात इस सारे मामले में मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में मौलाना फजल रहमान भी रहे, और मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की दरख्वास्त के बाद मोहसिन नकवी से राब्ता किया था। हमने गुज़िश्ता रात अपने व्लॉग में भी ये बताया था कि कुछ गैर मुल्की सफ़रा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये दरख्वास्त की थी कि आप ये एहतजाज मौखर कर दें। पीटीआई के पास तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं। पीटीआई तो बस इस इंतजार में थी कि कहीं से कोई पेशकश आए, कोई दावत आए और हम ये एहतजाज मौखर कर दें, और ऐसे ही हुआ। फेस सेविंग मिल जाए। बिल्कुल फेस सेविंग के इंतजार में थे। और गुज़िश्ता रात जब ये इजलास हो रहा था तो उस वक़्त की जब हम इसी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश में थे, मैं और उमर जट साहब, कि क्या ये ज़ाती मुआलिज से मुआयना किया जाएगा या पिम्स के मेडिकल बोर्ड, जो सरकारी मेडिकल बोर्ड है, उससे। तो पहला जो पेशकश थी वो पिम्स मेडिकल बोर्ड से ही थी, जो गौहर साहब को ये पेशकश करवाई गई थी। लेकिन जो सियासी कमेटी या दीगर जो इजलास हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस इजलास में ये तय पाया कि हम सरकारी मेडिकल बोर्ड के साथ ही सिर्फ नहीं, बल्कि हमारा अपना जो इमरान खान साहब का जाती डॉक्टर है, वो भी शामिल होंगे, तो तब हम इस मामले पर इत्तेफाक करेंगे। तो इस चीज में तय हुआ था कि सरकारी मेडिकल बोर्ड के साथ साथ इमरान खान साहब के जो जाती मॉलेज हैं वो भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे और वहां पे मुआयना करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे और कई घंटे इंतजार करने के बाद फिर वो वापस आ गए, क्योंकि उनके पास शौकत खानम हॉस्पिटल का कार्ड नहीं था, और उसकी वजह से उन्होंने ये बहाना बनाकर उनको अंदर जाने की नहीं, इजाजत दोबारा नहीं वो दी। थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर वो अपना कार्ड साथ लेकर आए, और लेकिन अभी तक जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो वहीं पे मौजूद हैं, लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और पीटीआई क़यादत का अभी तक इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि क्यों इजाजत नहीं दी गई, क्यों वादा खिलाफी की गई, और जिस गारंटी के ऊपर ये एहतजाज मौखर हुआ था वो क्यों पूरी नहीं की गई। तो उमर साहब, ये क्या मालूमात हैं, ये जो कुछ एपेक्स कमेटी जो सारे फैसले कर रही है, ये कहाँ से कमेटी आई है और इसमें कौन कौन है और इसका क्या इख्तियार क्या है, थोड़ा सा तफसीलात क्या है आपके पास? अच्छा रिजवान साहब, पहले तो जो बात आपने स्टार्ट की थी ना, जिसका जुबैर भाई ने भी जिक्र किया कि आज पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट एससीओ हो रहा है, लेकिन उस एससीओ की हमें इमेज बिल्डिंग क्या मिलेगी, हमारे मुल्क को उसको क्या फायदा होगा। कारण जो लोग इस टाइम तंग हुए हुए हैं और 10-10 घंटों से लोग फंसे हुए हैं रोड्स के ऊपर, ये बड़ी बुरी कंडीशन है। जो वीडियोज आ रही हैं, जितना जुबैर भाई ने बता रहे, तो खुद आज तकरीबन 6-7 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे, और भी बहुत से हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनके पास कार्ड्स थे, जिनके पास जो वजारत खारजा की जानिब से जो स्पेशल कार्ड्स बनाए गए थे, वो मैं रेड आज जोन के ऑफिस जो है, दाखिले। उमर भाई, मैं ये जो ऑफिस के लिए घर से निकला था, ये इवेंट ही कवर करने के लिए निकला था। मैं ये बता रहा हूँ कि और बहुत से हाँ, और सहाफी और बहुत से चाइनीज वजीर सीनियर आजम। सहाफी, जी जी, जिनके पास कार्ड्स थे, और ये बकायदा 2 तरह के कार्ड्स बनाए गए। रेड जोन में जाने के लिए अलहदा कार्ड था, एससीओ कॉन्फ्रेंस के मीडिया सेंटर में जाने के लिए अलहदा कार्ड था। उन कार्ड्स के होते हुए भी दिखाने के बावजूद भी सहाफियों को किसी तरीके से उन रास्तों से जो मुख्तस किए गए थे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वो नहीं उनको वहां से गुजरने दिया। और बिल्कुल ठीक, आपने जुबैर भाई ने भी और आपने लिखा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस पर रहने की जरूरत नहीं है, शहरियों को अपने मुतबादिल रास्ते अगर इमरजेंसी है तो खुद ढूंढने होंगे। अच्छा, अब इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से गुज़श्ता रात जिस तरह से तय पा गया और ये कह दिया गया कि डॉक्टर्स मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात होगी, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो डॉक्टर आसिम को भी नहीं मिलवाया गया। और अभी जो पिम्स के डॉक्टर्स की बात की जा रही थी, जिसमें बताया गया कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है और एक फिजिशियन है, वो डॉक्टर्स जाएंगे और इमरान खान की जो तिबी मुआयना है वो करेंगे, और उसके बाद वो रिपोर्ट शेयर करेंगे डॉक्टर आसिम के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी। लेकिन वो अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई, और बस ये खबर आई कि पिम्स के डॉक्टर जो हैं वो पिम्स से रवाना हुए हैं। वो पिम्स से रवाना होकर अडयाला जेल पहुंचे हैं या नहीं, या अंदर गए हैं या नहीं, इस हवाले से भी किसी को कोई पता नहीं है, और इस हवाले से रावी जो बड़ा चैन में रहता है वो भी खामोश है। अच्छा रिजवान साहब, अगर इमरान खान की मुलाकात जो बताई गई कि जिस शराइत पर एहतजाज मौखर हुआ और वो मुलाकात नहीं होती, तो इसका जो इतलात हैं वो सबसे ज्यादा बोझ उस एपेक्स कमेटी के ऊपर पड़ेगा। ये आपको याद होगा, एपेक्स कमेटी जब एहतजाज और जलसों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 6 रुकनी, जिसको हेड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, उसमें
बैरिस्टर गौहर भी शामिल है, उसमें शिबली फराज भी शामिल है, उसमें शेख वकास अकरम भी शामिल है। तो ये एक एपेक्स कमेटी बनाई गई थी। तो ये एपेक्स कमेटी ने कल सियासी कमेटी का जो इजलास था उसमें ये बात रखी थी। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज भी जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें इस बात पर एतराज किया गया कि हर फैसला ये एपेक्स कमेटी खुद बैठ के कराती है और आके सियासी कमेटी में अनाउंस कर देती है। ये बड़ा एतराज सियासी कमेटी के जो दीगर मेंबरान है उनकी उमर जानिब भाई, से उठाया गया। ये जो एपेक्स कमेटी है, इसमें लोग कौन कौन है? इसमें कोई जुबैर भाई, एक मुफाहमती तो ग्रुप, हाँ, अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शेख वकास अकरम हैं और एक दो और नाम है। तो ये रऊफ हसन तकरीबन वगैरह 5-6 होंगे। रऊफ हसन, तो, एग्जैक्टली, वो 5-6 तो लोगों का ये इसका ग्रुप है। मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर एक विद इन द पार्टी विद इन द पार्टी बनी हुई है। ये जी, जो मैं वही तो आपको मफाहमती बता ग्रुप रहा हूँ, है, वही इसने तो कहानी है। एपेक्स कमेटी कहानी बना वही दी है, है। कहानी और वही है फैसले जुबैर ये साहब, एपेक्स कहानी वही कमेटी है। करती है। जो धरना, जो इहतजाज खत्म करने का इस्लामाबाद का फैसला था, वो भी ये सारे जो लोग, जो आप बता रहे हैं जिस कमेटी में लोग हैं, ये सारे एक पेज के ऊपर थे। एग्जैक्टली, और इसी कमेटी ने कल ये जो असद कैसर साहब का जो एक राब्ता पेज के हुआ साथ मौलाना साथ फजलुर इनका रहमान के कनेक्शन साथ, भी एक है। हाँ वो बिल्कुल, वो कनेक्शन भी और उनकी सोच भी, ज़हनी हम आहंगी बहुत है उनके अंदर। तो बहरहाल वो उस कमेटी ने ये फैसला किया और कल जब ये सियासी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें इसी एपेक्स कमेटी ने अपना जो फैसला है वो आके सुनाया। जी, हम एहतजाज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के साथ बात हो गई है, डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो अभी एससीओ चल रही है, तो हम ये एहतजाज कॉल ऑफ करेंगे। इस पर बहुत से जो सियासी कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने ये एतराज उठाया कि अगर आप एपेक्स कमेटी ही ये सारे फैसले करके आगे सियासी कमेटी को बताना चाहती है और आगे सिर्फ बताती है, तो फिर बेहतर यह है कि आप सियासी कमेटी को डिसॉल्व कर दें, आप इस एपेक्स कमेटी को अनाउंस कर दें और फिर वहां पर बहुत से कुछ लोग हैं जिन्होंने जो मेरी इत्तला है कि वहां पर सियासी कमेटी के बाज़ मेंबरान ने ये कहा कि हम सियासी कमेटी को छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर फिर अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया नहीं, ये तो जलसे जुलूसों के लिए, एहतजाज के लिए बनाई गई कमेटी थी। तो जिस पर उन्होंने कहा कि अगर ये जलसे जुलूस और एहतजाज के लिए बनाई गई कमेटी थी तो आप इसमें फैसले करके तो हमें आगे इम्पोज ना करें ना, आप आगे डिस्कशन करें सियासी कमेटी में। आप सियासी कमेटी में डिस्कशन करने की बजाय जो एपेक्स कमेटी में आप 6-7 लोग बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, वो आकर आप फैसला करके आप हमें सियासी कमेटी में सुना देते हैं, तो एटलीस्ट ये ड्रामेबाजी खत्म करें और इस सियासी कमेटी को डिसॉल्व करें और आप खुद ही एपेक्स कमेटी बुला लिया करें, उसमें फैसला कर लिया करें और लोगों को बता दिया करें। जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा जी हम ये सियासी कमेटी में लेकर आते हैं, लेकिन चूंकि ये एहतजाज और उसके लिए बनाई गई कमेटी थी तो इसमें बात चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं, हमने डिस्कस की और हमने आपको अपनी आगे डिस्कशन बताई। जिस पर उन्होंने कहा जो सियासी कमेटी के कुछ मेंबरान है, मैं नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा क्योंकि आजकल जिस तरह हमने जुबैर भाई ने खबर दी थी ना कि अली अमीन गंडापुर और ये जो मफाहमती ग्रुप है, ये आजकल इस उसमें लगा हुआ है कि सियासी कमेटी के फैसले जो है वो बाहर कैसे जाते हैं। तो मैं इसलिए जानबूझकर नाम नहीं ले रहा क्योंकि हो सकता है कि जिसका मैं नाम भी ले लूं ये उसके ऊपर इल्जाम लगा के और कल को उसको सियासी कमेटी के से निकालने का एक जवाब जो है वो पैदा करे। तो ना, अब तो उमर भाई आपने उनका काम मजीद आसान कर लिया। जो सियासी कमेटी में जो लोग हैं जो एपेक्स कमेटी में शामिल नहीं है, तो ये तो बड़ा काम आसान हो गया। वो कुछ लोग नहीं ना, बहुत से लोग बोले ना जुबैर भाई, मसला ये है वहां पर तो काफी ज्यादा बोले, तो फिर तो काम इन्होंने अगर ऐसा करना है। बेसिकली जो एक ये भी क्लियर बड़ा डिवाइड है अनफॉर्चुनेट मामला है। पीटीआई के अंदर, नौजवान क्यादत के अंदर, और जो एपेक्स कमेटी वाले जो सीनियर्स हैं, जिसमें चेयरमैन पीटीआई है, अपोजिशन लीडर्स हैं, कौमी असम्बली सेनेट के शिबली फराज, तो वो उनका, और दूसरा जो ग्रुप है जिन्होंने, अच्छा यही जब इन्होंने पीटीएम वाला मामला है वो इसी ग्रुप ने इसको उठाया, अली अमीन गंडापुर को मजबूर किया, और एहतजाज के ऊपर भी ये जो दूसरा ग्रुप है इन्होंने उनको ऐलान करवाया, लेकिन बाद में फिर एपेक्स कमेटी का फैसला हावी हो गया। लेकिन अब जो आज जो ये कल होने वाली जो सियासी कमेटी है उसका इजलास इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन्होंने उन नौजवानों को खामोश करवा दिया था कि जी आप हमारी बात मान ले, उन्होंने मान ली, लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, तो वो जाहिर है वो अगले इजलास में इंटरेस्टिंग होंगे, उसकी भी चीजें शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये जो आईनी तरमीम के लिए इजलास बुला लिया गया उमर साहब, ये कौमी असम्बली का इजलास पहले 18 को बुलाया गया, फिर 17 को कर दिया गया, ये क्या मामला है? ये अगेन कोई वारदात रातों रात डलने वाली है? वान साहब, पक्की बात है, वारदात डलने वाली है। एक बार ट्राई लाजमी होगी, उसमें कामयाबी हुकूमत को मिले ना मिले, लेकिन ट्राई वो उसी तरीके से, जिस तरीके से 15 सितंबर को इन्होंने एक ट्राई की थी, उसी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि एक अटैक दोबारा इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के हवाले से। आपको पता है कि जो लास्ट पार्लियामेंट की मखसूस कमेटी का इजलास हुआ था उसके बाद एक जैली कमेटी बनाई गई थी जिसमें
मुख्तलिफ जमातों के जो मसद्दे हैं उनको डिस्कस करके एक कलेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन है वो बनाने का कहा गया था, लेकिन वो ज़ैली कमेटी का इजलास नहीं हुआ। फिर एसईओ स्टार्ट होगी। ये जो मखसूस कमेटी है पार्लियामेंट की, इसका इजलास 17 तारीख को बुलाया गया था और ये कहा गया था कि 17 तारीख को इसका इजलास होगा और उसके बाद फिर ये कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक 17 तारीख को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए जो वफाकी पार्लिमानी अमूर की वजारत है, उन्होंने एक समरी भिजवा दी है वजीर आजम को और वो अब प्रेसिडेंट को भिजवाएंगे, जिसमें 17 तारीख को कौमी असम्बली का 3 बजे इजलास और सेनेट का 4 बजे इजलास बुलाने के हवाले से समरी भिजवाई गई है। और अब किया ये है कि कल इतना इंपॉर्टेंट डे है, कल एससीओ है जिसको ये पूरी हुकूमत, इनके इत्तेहादी और बाकी जो चमचे खर्चे हैं वो जो एससीओ को इतना पोर्ट्रे कर रहे थे, तो कल 16 तारीख है। कल आज तो सिर्फ अराइवल सी गेस्ट की, कल तो इंपॉर्टेंट डे है, कल तो तकारीर होनी है, कल तो वो जो करारदाद और जो इस माशी जो राहदारियों के हवाले से बातचीत होनी है उस पर गुफ्तगू होनी है। तो उसको छोड़ के कल जो ये सियासी पार्लियामेंट की जो मखसूस कमेटी है उसके जो मेंबरान है वो कल 12:30 बजे पार्लियामेंट में इकट्ठे होंगे और वो मखसूस कमेटी का इजलास बुलाया गया और लग यही रहा है कि अब वो एक कलेक्टिव सा मुसद्दा जिसमें मौलाना साहब की भी बात डाल दी जाए, पीपल्स पार्टी की भी डाल दी जाए, तो वो कोई इस तरह की खिचड़ी बना के वो कोशिश कर रहे हैं कि कल वो एक मुसद्दा जो है वहां से मंजूर करवा लिया जाए और उसे फिर 17 तारीख को कौमी और सेनेट ऐवानों में पेश कर दिया जाए। ये कोशिश बहरहाल की जा रही है और उसके लिए इसके लिए जो मैं लास्ट में मैं आपको बताऊं, लास्ट में रिजवान साहब आपकी बात काट रहा हूं, जो यहाँ पर लोग हैं शहर इक़्तिदार के, जो आज आप लोग चूंकि दूर हैं, मैं यहीं मौजूद था, तो मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उसमें कहा यह जा रहा है कि ये अटेम्प्ट इसीलिए की जा रही है क्योंकि शायद इनके पास नंबर गेम जो है वो पूरी हो गई है। नंबर गेम का डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो आपने कहा कि कल एससीओ के दिन ही 12 बजे इजलास बुलाया गया है और उसके अंदर सबके मुसवदे शेयर किए जाएंगे। कल रात हमने जो खबर दी थी जुबैर साहब, उसमें यही था कि माइनस काजी फाइज ईसा फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। ये कल आपने ये इसके ऊपर बात की थी। अब ये थोड़ा सा तकवीत पकड़ती जा रही है ये बात कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर भी इतनी तेजी क्या है? काजी फाइज ईसा तो 25 को चले जाएंगे, फिर ये 25 के बाद तरमीम हो जाए, क्या मसला है? देखिए रिजवान साहब, 2-3 चीजें जो है नए चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट वाला मामला है शायद। 2-3 चीजें समझने वाली हैं। इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त जो वो किरदार अदा कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले उनका ये किरदार है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो एक्सटेंशन के लिए बड़े उतावले हुए फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वो जज का एक जो क्रेडिबिलिटी है, ये जज के एक जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो एक डिग्निटी होती है, उसको भी उन्होंने रोन दिया है। तो वो उनकी एक्सटेंशन रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त माइनस काजी फाइज ईसा के फार्मूले के ऊपर तो काम हो रहा है। देखिए, अगर काजी फाइज ईसा को माइनस कर दिया जाए और जो पीपल्स पार्टी की तजवीज है कि आप अगले चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो पैनल सिस्टम से किया जाए, 3 या 5 जजेस में से कोई एक शख्स जो है उसका चुनाव किया जाए और उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर लेट्स से कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो बार्गेनिंग की जाएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी और दूसरा मुतालबा जो बड़ा है वो अलग से एक आईनी अदालत भी कायम नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस वक्त अपोजिशन की। जो तीसरी बड़ी हर्डल है वो ये है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे या उसकी जगह कोई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसा मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा। अब ये तीसरा वो नुक्ता है जिसके ऊपर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर टॉप 3 में से कोई आ जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पैनल ऑफ 5 होगा तो उसमें ये खदशा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे लोग जो हैं वो अगर ऊपर आ जाए तो फिर एक बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन टॉप 3 में भी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो असल मकसद में वो कामयाब हो जाएंगे कि मंसूर अली शाह भी फारिग हो जाए, मुनीब अख्तर भी फारिग हो जाए और तीसरे नंबर वाले जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं शायद उनको कंसीडर कर लिया। जुबैर भाई, आप एक चीज मिस कर रहे हैं, एक चीज मिस कर रहे हैं। काजी साहब सुप्रीम कोर्ट से तो हट जाएंगे, लेकिन जो वफाकी आईनी अदालत के हवाले से उनको जो बनाने का प्लान है वो तो मिस नहीं होगा। नहीं, आईनी अदालत पर मौलाना नहीं मान रहे। देखें जज साहब, रिजवान साहब, मैं जरा इसको बड़े आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी जी। 3 हर्डल्स हैं। एक है आईनी अदालत अलग से तश्कील होना,
एक है जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना, और तीसरा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये 3 हर्डल्स हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन नहीं चाहती या लॉयर्स जो है वो नहीं चाहते। पहली हर्डल्स जो आईनी अदालत अलग से तश्कील है, वो तो उसके ऊपर काजी मौलाना फजल रहमान नहीं मानेंगे, वो तो क्रॉस हो गया है। उसके बगैर आईनी तरमीम मंजूर ही नहीं हो सकेगी। अगर वो तजवीज सामने लाई जाएगी तो आईनी तरमीम के ऊपर आगे बात ही नहीं बढ़ सकेगी, और मौलाना फजल रहमान के बगैर नंबर गेम नहीं पूरी हो सकती। आपको भी ये पता है, मौलाना फजल रहमान के नंबर हासिल करने के बाद दूसरे लोगों को तोड़ा जाएगा तो फिर ये नंबर गेम पूरी हो जाएगी। पहली जो हार्डल है ना, वो मौलाना फजल रहमान ने उसके आगे बंद बांध दिया है। दूसरी जो हार्डल है कि वो काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन या जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 68 ईयर्स तक की जाए, 65 से बढ़ाकर, उसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान मानने को तैयार नहीं है। ये 2 बड़ी हर्डल्स थी जो रोकी है इस वक्त ऑपोजिशन ने। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाला मामला है, या जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड करने वाला मामला है, वो अब अगर रुकेगी तो वो सियासतदान नहीं रोक सकते। उसके ऊपर जुडिशरी को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता और पैनल ऑफ 5 की तरफ आगे बढ़ जाती है ये बात, इसमें अभी टाइम गेन होगा। ये 17 को इजलास बुलाया जाएगा, 18-20 तक ये मामला जाएगा, और अगर 18-20-21 में ये आईनी तरमीम पेश भी कर दी गई तो मुल्क के अंदर एक वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। सियासतदान जो है वो किसी हद तक चीजों को रोक सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने रोकी, बशमूल फंडामेंटल राइट्स में जो तरमीम की जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और हाई कोर्ट की जजेस के तबादलों के हवाले से। ये इतनी बड़ी जो है वो एक डाका था आइन के ऊपर, जो सियासतदानों ने मिलकर, अपोजिशन ने, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोक दी। अब जो जुडिशरी है, जो लॉयर फ्रेटर्निटी है, वो ये कह रही है कि हमारा चीफ जस्टिस 25 के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। तो उसके लिए फिर लॉयर्स को भी तहरीक शुरू करना होगी, उनको भी जागना होगा, उनको भी आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे और सारे जी आ रही है रिजवान साहब, आ रही है जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मुझे आ रही है। जुबैर भाई बोले, कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि सियासतदान सारी रुकावटें जो है वो खड़ी करे और वकला ये जजेस जो है वो घर बैठकर उसके समरात हासिल करें। इस वक्त अपोजिशन ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA ने एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है और मामला 20 तारीख तक ले आए हैं। ये वो आईनी तरमीम थी जो 15 सितंबर को मंजूर हो गई थी। अब ये 15 सितंबर से होते 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 20 अक्टूबर तक आ गई है। अब ये जो आखिरी 5 दिन या आखिरी हफ्ता होगा, ये वकला तहरीक ने इसको रोकना है, और वकला तहरीक ही इस चीज को रोक सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वकला सिर्फ तकारीर करें, बाहर से खिताब करें और आराम से आईनी तरमीम मंजूर हो जाए। तो अगर ये अपोजिशन जो है इस मामले को यहां तक भी ना लाती तो फिर ये तो आर्म ट्विस्टिंग के जरिए वो आईनी तरमीम हो जानी थी जो कि अब वो चाहते थे, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको रोका जो है वो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रहा। अगर इनसे कोई क्रेडिट छीनने की कोशिश करेगा तो वो एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। यहां तक बात जो गेंद जो है उन्होंने रोक दी है, इससे आगे जो गेंद रोकनी है वो लॉयर्स की कोर्ट में मेरे बात आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि रिजवान साहब का सिग्नल भी है। अच्छा जुबैर साहब, आखिर में ना वो नंबर गेम वाली भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबरें 1-2 सेनेटर्स के हवाले से भी आ रही हैं। रियाज फतियाना साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो मतलब ऐसा तासुर तो यही हुकूमत दे रही है जल्दी में जो सेशन बुला रही है कि उनकी नंबर गेम पूरी हो चुकी है। देखिए, नंबर गेम तो उमर जट साहब इस वक्त उसी सूरत में पूरी होगी जब मौलाना फजल रहमान मानेंगे। बहुत सारे सेनेटर्स जो है वो कुछ इतलात ये है कि पाकिस्तान आ भी चुके हैं। कुछ कौमी असम्बली के अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो बैरून मुल्क थे, उनके हवाले से भी ये इतलात मिल रही है कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चों से मुतालिक ये खबरें आ रही हैं कि उनको अगवा कर लिया गया था, या उनको हफ्ज़े भेजा में रखा गया है, या उनको थ्रेट किया जा रहा था, या उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके कि वो वोट देंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो उनका पाकिस्तान आना सिर्फ इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो वोट दे देंगे। वोटिंग वाले दिन वो क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लोगों को मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आज 15 अक्टूबर है, 16 को SCO कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन वैसे ही इसमें मजीद मुशावरत के लिए भी टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब सारी चीजों पे मान जाएंगे। तो ये
20 तक तो मामला जाएगा। फिर आखिरी 5 दिन जो है वो सियासतदानों ने इतनी लंबी गेम यहाँ इस मैच को यहाँ तक ड्रैग कर लिया था। अब वकला को भी थोड़ा-सा हरकत में आना होगा और इस सारे किरदार, और वो मामले को कर भी रहे हैं, वो रोकना ज़ुबैर होगा। भाई वो कर भी रहे हैं। वो आज जो लाहौर हाई कोर्ट की वो जनरल सेक्रेटरी हैं राबिया, वो आज नहीं, वो आज भी उसने भी किया है, उन्होंने भी बड़ा फैसल सदीकी साहब ने भी किया है। कराची के जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है वो बड़ा तगड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है और उसमें बड़ी अली अहमद कुर साहब की तकरीरें भी आई हैं। तो 1 हफ्ते की बात है, ये ना काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलने वाली है और ना ये आईनी तरमीम होने वाली है और ना ही ये आईनी अदालत बनने वाली है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, इसमें मुझे अब कोई शक नहीं रहा। ये मामला अब बिल्कुल डन ठीक, एंड डस्टेड है। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल में रिजवान साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अभी हम, अगर हमें यही दोबारा अगला व्लॉग भी इसी तरह करना पड़ा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये अपनी जो टेक्निकल चीजें हैं हम इनको दूर कर लें। मेरे ख्याल में जुबैर साहब इजाजत लें, क्योंकि अभी अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जो कोशिश करेंगे आगे को अपडेट, कोशिश कुछ अपडेट करेंगे जो कि कोशिश करेंगे जो अगला वीलॉग हो, यानी कल का जो वीलॉग है, अगला वीलॉग शायद हम आज ही एक और भी वीलॉग करें अगर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं। कोशिश करेंगे कि कल जो है वो हम स्टूडियो में बैठ जाए, लेकिन अगर एसईओ के आज इतना ही बर्दाश्त मामला करें, इसी तरह हमें रहे तो ऐसे फिर ही लगता है कि बर्दाश्त कल करें। भी आपको इस तरह, लेकिन इस वर्चुअल के ऊपर आप लोगों ने अपने कमेंट जरूर देने, आपने बताना है कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा। हमारा तो ज़ाहिर है हम तो अपना एक्सपीरियंस अपने आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों के देखने में कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आपने जरूर शेयर करना है। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।